वेलकम गाइस। हम लोग जब से किसी भी राष्ट्र या देश के नागरिकता की संकल्पना को अपनाए हैं, चाहे प्राचीन काल की बात करें या मध्यकाल की या आधुनिक काल की, हमारा सरकार से सरोकार या राज्य से सरोकार हमेशा रहा है और इस सरोकार का आधार कर रहा है, यानी टैक्स रहा है। आप किसी राज्य को बिना कर दिए नहीं रह सकते हैं। राज्य के आय का प्रमुख स्रोत, यानी जैसे किसी भी परिवार को चलाने के लिए आय की जरूरत होती है, इनकम की जरूरत होती है, उसी तरह से राज्य को भी, सरकार को भी अपने राज्य या प्रदेश को चलाने के लिए आय की जरूरत होती है। आज हम लोग बहुत ही विशेष बातों पर चर्चा करने वाले हैं और वो चर्चा ये है कि ये जो कर संरचना है या कर का विकास है, टैक्स का, वो टैक्स क्या अभी की सरकारें ही लेती आई है या मध्यकाल में या मध्य युग में ही लेती रही है या प्राचीन काल में भी लिया जाता रहा है। दूसरी बात, किन किन चीजों पर और किस किस तरह का टैक्स लिया जाता रहा है। आप देखेंगे इस सेशन में कि शुरू से ही, जब से ही राज्य की संकल्पना या राज्य निर्माण की संकल्पना आई है, तब से राज्य अपने नागरिकों पर या अपने सिटीजन्स पर टैक्स लगाती रही है। इस सेशन का उद्देश्य यह है कि आपको ये दिखाना है कि जो आज हम लोग तरह तरह के टैक्स देते हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, हम आज से 2300 साल पहले जब मगध साम्राज्य था, उस समय भी कई तरह के टैक्स देते थे। और इस वीडियो के माध्यम से हम यही दिखाना चाहते हैं कि आज जितने प्रकार का टैक्स देते हैं, इससे कहीं ज्यादा तरह के टैक्स हम उस समय दिया करते थे। और ये जो हम ये विविध प्रकार के टैक्सों का जो वर्णन किए हैं या दिखाए हैं आप लोगों को, ये अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन सब टैक्सों का उल्लेख किया गया है कि मानव या एक नागरिक अपने राज्य को कौन कौन सा टैक्स देता था। बहुत ही रोचक है। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के हम लोग टैक्स पे करते थे। यानी एक नागरिक होने के नाते हम हर एक जीवन के हर एक व्यवहार पर, हर एक गतिविधि पर राज्य को, राजा को टैक्स दिया करते थे, जैसे आज भी देते हैं। तो टैक्स देने का रिवाज आज से नहीं, हजारों साल पहले की बात है। तो ये टैक्स प्रणाली हम आज से 2300 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब बिहार भारत की राजनीति का केंद्र हुआ करता था और बिहार यानी राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र पर नियंत्रण पूरे देश पर, पूरे उत्तर भारत की राजनीति पर नियंत्रण का केंद्र हुआ करता था। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा टैक्स हम लोग पे करते थे। सबसे पहला दुर्ग टैक्स। दुर्ग टैक्स दरअसल ये वो टैक्स है जो शहरों से लिया जाता था और शहरों में जो व्यापारिक गतिविधियां की जाती थी, जैसे मदिरालय, यानी कि आप कह सकते हैं आज का बार, बियर बार, या वो जो जहां पे शराब का सेवन किया जाता है, उनसे जो टैक्स लिया जाता था। मंदिरों से जो टैक्स लिया जाता था, जो टैक्स कारागार से लिया जाता था, यानी जेल से। तो मंदिर, मदिरालय, कारागार यानी जेल, इन सब जगहों से, शहर से, क्योंकि ये सारे चीज शहर में ही विशेषकर हुआ करते थे, तो इन सब जगहों से जो टैक्स लिया जाता था उसको दुर्ग कहा जाता था। दूसरा टैक्स है राष्ट्र। जैसे राष्ट्र, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्र एक संकल्पना है, एक अमूर्त संकल्पना है, जिससे किसी भी भौगोलिक खंड में एक जुड़ाव महसूस होता है राष्ट्र की संकल्पना से, कि आप कहीं भी हो, उस पूरे अखंड क्षेत्र से जुड़ाव के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप केरल में खड़े हैं और आपको राष्ट्र की भावना का अनुभव करना है, तो आप वहां के मंदिर में चले जाइए, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में या किसी मंदिर में चले जाइए, और वहां जब आप पूजन करने जाएंगे तो आपको उत्तर के मंदिरों की भी आराधना करवाई जाएगी। वहां जो मूर्तियां स्थापित है अलग अलग तरह के,
वो ये कह करके कि ये हरिद्वार का प्रतिनिधि है, ये केदारनाथ के प्रतिनिधि हैं, इनका पूजा कीजिए। यानी राष्ट्र करने का मतलब ये है कि एक ऐसा अमूर्त चेतना जो पूरे भौगोलिक क्षेत्र से आपको सीधे जोड़ दे। तो राष्ट्र यहाँ पे एक टैक्स भी हुआ करता था। ऋग्वेद में राष्ट्र का मतलब होता था एक निश्चित ज्योग्राफिकल टेरिटरी, जिसका एक अपना शासन पद्धति होता था, जिसका एक अपना राजनीतिक तंत्र होता था, जिसके अपने नागरिक होते थे, जिसकी अपनी सरकार होती थी, उसको राष्ट्र कहा गया है। और यहाँ पे राष्ट्र का मतलब है एक कर जो गांवों से वसूला जाता था, जनपदों से वसूला जाता था, उसको भी राष्ट्र कहा जाता था। एक तरह का ये टैक्स हुआ करता था, यानी गांवों से वसूल किया जाने वाला टैक्स को भी राष्ट्र कहा जाता था। तीसरा है सीता। हम लोग रामायण की सीता जानते हैं, जानकी माता जिसको कहते हैं। यह सीता भी एक प्रकार का कर था। सीता भूमि भी कहलाता है, भूमि को भी सीता कहा जाता है। तो ये सीता बेसिकली एक तरह का कर, उस कर का प्रतिनिधित्व करता है जो राज्य का भूमि है। राज्य अपने भूमि से जो टैक्स वसूलता था उसको सीता कर कहा जाता था या सीता टैक्स कहा जाता था। मान लीजिए सरकार की अपनी भूमि है, उसने किसी को पट्टे पर दे करके रखा है सीधे, तो उससे जो कर वसूलता था उसको सीता कहा जाता था। तीसरा नेक्स्ट है भाग। तो भाग निजी भूमि से वसूला जाने वाला कर था। प्राइवेट लैंड, आपके पास जो भूमि है उससे जो टैक्स वसूला जा रहा है उसको भाग कहा जाता था। तो जहां सीता राज्य की भूमि पर दी जाने वाली कर को कहा जाता था, तो वहीं पे व्यक्तिगत भूमि पर दिया जाने वाला कर को भाग कहा जाता था। नेक्स्ट है बलि। बलि भी एक कर होता था। बलि हम लोग सेक्रीफाई को समझते हैं, जैसे मंदिर में जाकर के मंदिर कर रहे हैं ना, यज्ञ संपादित करते समय अन्न का बलि दिया जाना, अन्न को आहूत करना। और भी बलि का कॉन्सेप्ट है कि भाई पशुओं को ईश्वर के नाम पे उनका वध करना या हत्या करना भी एक बलि कहा जाता है। लेकिन बलि भी एक कर है। ये बलि कर का मतलब ये है कि जब आप किसी धार्मिक उद्देश्य से राज्य को भेंट देते थे, मान लीजिए आपने कोई धार्मिक क्रियाकलाप किया, कोई धार्मिक आयोजन किया, तो उसके बदले में राज्य को जो टैक्स देते थे उसको बलि कहा जाता था। नेक्स्ट है विष्ठी। विष्ठी ये बेगार को कहा जाता था। बेगार यानी कि राज्य को एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे मान लीजिए राज्य को जब आपकी जरूरत पड़ी, आप किसी काम के विशेष काम में कह सकते हैं कि काम में आप सिद्धस्थ हैं, आप काम में उस काम को करने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो वैसी स्थिति में राज्य क्या करता था कि एक निश्चित अवधि के लिए आपसे बिना मजदूरी दिए, बिना पैसा दिए आपसे जो काम करवाता था उसको विष्ठी कहा जाता था। या इसको और भी एक नाम है जिसको बेगार कहा जाता है। तो बेगार यानी बेगारी करना, बिना पैसा का, बिना मेहनताना का, बिना मजदूरी का। आप जब राज्य की सेवा करते थे एक निश्चित तिथि के, निश्चित अवधि के लिए, एक निर्धारित समय के लिए, तो उसको विष्ठी कहा जाता था। नेक्स्ट है कर। कर शब्द टैक्स को रिप्रेजेंट सीधे करता है। हम लोग टैक्स का मतलब कर ही जानते हैं। ये कर भी एक प्रकार का टैक्स था, अलग तरह का टैक्स है। इसमें ये क्या था कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व को निर्वहन करने के लिए समय समय पर राज्य को समाज के द्वारा दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि किसी क्षेत्र विशेष का सड़क निर्माण करना है या कोई आयोजन करना है, किसी भी तरह का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आयोजन करना है, तो इसके लिए समय समय पर राज्य टैक्स दिया करता था। इसको कर कहा जाता था। याद रखना है, हम उस समय की बात कर रहे हैं, आज से 2300 साल पहले की बात, कि कितने प्रकार के कर हम लोग एक नागरिक होने के नाते, एक जनता होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते राज्य को पे करते थे। नेक्स्ट है हिरण्य। हिरण्य दरअसल कोई कर नहीं था, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो
कैश में पेमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब आप राज्य को टैक्स देते हैं तो राज्य को टैक्स हम दो तरह से देते हैं, एक तो जिन्स के रूप में यानी वस्तु के रूप में, जो हमारे पास उत्पादन हुआ उसका एक निर्धारित हिस्सा राज्य को दे दिए। लेकिन जब राज्य को कैश की जरूरत होती थी यानी मुद्रा के रूप में आप जब कर को जमा करते थे तो उसको हिरण्य कहा जाता था। हिरण्य यज्ञ भी होता है जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट है प्रणय। प्रणय जैसे प्रणय सूत्र में बंधना यानी विवाह के बंधन में बंधना, तो प्रणय विवाह भी एक तरह से आपातकाल की ही स्थिति हो जाती है। तो यहाँ भी प्रणय एक तरह से इमरजेंसी टैक्स है। जब राज्य को लगता था कि आपातकाल की स्थिति है, राज्य संकट में है, चाहे वो किसी भी तरह का संकट हो, प्राकृतिक संकट हो या मानव जनित संकट हो, बाह्य आक्रमण से हो या फिर प्राकृतिक आपदा के वजह से आ गया हो, सूखा, अकाल, बाढ़, चक्रवात, कुछ भी ऐसी संकट हो, तो वैसी स्थिति में राज्य अपने पुनर्वास के लिए, राज्य नागरिकों के पुनर्वास के लिए इस तरह के कर को लगाती थी, यानी आपातकाल में लगाया जाने वाला कर था प्रणय। ये भी एक टैक्स है। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, तो आज के समय में हम लोग इसके जगह पे रिलीफ फंड को क्रिएट करवाते हैं। राज्य या सरकार इसके लिए रिलीफ फंड बनाती है, राहत कोष, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष। उसमें हम अपनी क्षमता के अनुसार, इच्छा के अनुसार उसमें अपने योगदान देते हैं। तो ये हमारे यहाँ अगर ये आज लगा दिया जाए तो हम लोग बहुत ही बखेड़ा खड़ा कर देंगे कि राज्य क्यों हमसे और कर ले रहा है। लेकिन ये उस समय कर लगाया जाता था जब भी आपातकाल की स्थिति होती थी। तो प्रणय भी एक कर था। नेक्स्ट पिंड कर। पिंड कर, पिंड गांव को कहा जाता है। पंजाब वगैरह में जाएंगे तो आज भी कहते हैं लोग कि आपका पिंड कहाँ है, यानी गांव कहाँ है। तो ये संपूर्ण गांव से एक विशेष प्रकार का लिया जाने वाला कर था। उसका उद्देश्य कुछ भी हो सकता था। किसी विशेष मकसद के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब राज्य के द्वारा किसी विशेष गांव पर कर लगाया जाता था तो इसको पिंड कर कहा जाता था। ये आप कह सकते हैं एक तरह से दोनों ही नेचर का होता था, दोनों ही प्रकृति का होता था कि दंड स्वरूप भी लगाया जा सकता है या पुरस्कार स्वरूप भी लगाया जा सकता है। पुरस्कार स्वरूप इसलिए कि हो सकता है इस कर के माध्यम से कर उगाही करके इसमें राज्य और कुछ सहयोग करके कुछ नए कार्य का संपादन आपके गांव में कर सके, तो इसको पिंड कर कहा गया है। इसका प्रवृत्ति या नेचर, प्रकृति दोनों ही तरह का होता था, आपातकाल भी और प्रोत्साहन के रूप में भी। नेक्स्ट है पथिकर। ये पथिकर भी गांव से सामूहिक रूप से लिया जाने वाला कर था। गांव का जो रेवेन्यू कलेक्टर था, जिसको समाहर्ता कहा जाता था, रेवेन्यू कलेक्टर को समाहर्ता कहा जाता है, हिंदी में समाहर्ता। इसीलिए आप देखेंगे डीसी ऑफिस को समाहरणालय भी कहा जाता है आज भी। तो उस समय भी समाहर्ता जो टैक्स को कलेक्ट करता था वो गांव से पथिकर वसूल करता था। पथिकर यानी कि गांव से लिया जाने वाला एक तरह का अतिरिक्त कर। नेक्स्ट है कौस्थेयक। कौस्थेयक, कौस्थेयक ये कर थोड़ा सा आपको पहली बार सुनेंगे कि ये किस तरह का कर है। तो कौस्थेयक सामान्यतः जो राज्य की जलाशय होती थी, पौंड, तालाब, उस जलाशय के जो कैचमेंट एरिया होता है या जो निचला भूमि होता है, जब उस भूमि को लोग उपयोग करते थे तो उस भूमि के उपयोग के बदले में कर लिया जाता था। आज भी हम लोग देखते हैं कि नदी है, इधर से नदी आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो कैचमेंट एरिया है, सपोज ये रिवर है, ऐसे रिवर है, तो इसका जो कैचमेंट एरिया है यानी कि नदी का वो एरिया जहाँ पे नदी का जल एक समय में यहाँ तक प्रवाहित होने लगती है, इस एरिया को हम लोग कैचमेंट एरिया कहते हैं। लेकिन बाद में वापस सिकुड़ जाती है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया का हम लोग अतिक्रमण करते रहते हैं, इंक्रोच करते रहते हैं। तो इस एरिया का शुरू में भी, पहले भी लोग इसका प्रयोग करते रहे क्योंकि ये फर्टाइल एरिया होता है। तो जब आप इस एरिया का उपयोग करते हैं राज्य का, जलाशय का, जलाशय जैसे मान लीजिए ये पौंड है, अब ये पौंड में सालों भर तो यहाँ तक तो पानी नहीं भरा होगा। एक समय आता है जैसे गर्मी में या और सीजन में, ऑफ सीजन में जब बारिश नहीं होता है तो जलाशय यहाँ तक सिकुड़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो रीजन है इस क्षेत्र का उपयोग अपने कृषि कर्म के लिए, उत्पादन के लिए करने लगते हैं।
तो ये सरकार का जगह होता है, राज्य का जगह था, झील या तालाब, उसका जब हम यूज करते हैं तो उसके बदले में जो कर दिया जाता था उसको कौस्ठेयक कहा जाता था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रकार अगला कर है पार्श्व। पार्श्व बेसिकली एक तरह से समझ लीजिए कि वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट है। आज जो हम लोग वैट देते हैं, वैट के जगह अब हट गया है, वैट, सैंड वैट, मॉड वैट सुने होंगे आप लोग। तो ये वैट की तरह था पार्श्व। कैसे वैट की तरह था? तो व्यापारी जब अपने व्यापारिक वस्तुओं पर अतिरिक्त लाभ कमाता था, निर्धारित मात्रा में लाभ से ज्यादा जब कमाने लगता था, उसका वैल्यू ऐड करके, मान लीजिए किसी चीज का कीमत 10 रुपया निर्धारित है, सामान्य बाजार में 10 रुपया में बिकता है, लेकिन कोई व्यापारी है उसको 12 रुपया में अवसर की तलाश करके कि इस समय बिक सकता है 12 में, तो 12 रुपया में बिक करके अतिरिक्त 2 रुपया कमाता था। तो उस अतिरिक्त आय पर व्यापारियों द्वारा जो कर लगाया जाता था, व्यापारियों से जो कर लिया जाता था, उसको पार्श्व कहा जाता था। तो अब आप गिन सकते हैं अभी तक से हम लोग कितने प्रकार का टैक्स दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है ब्याजी। ये भी एक कर है, ब्याज जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे इसको और भी कई टर्म यूज किया जाता है, जैसे ऋण लेना, सॉरी इंटरेस्ट। जैसे आज भी हम लोग करते हैं, किसी को पैसा देते हैं तो उसके बदले में इंटरेस्ट लेते हैं, ब्याज लेते हैं। तो जब आप किसी को ऋण देते हैं और उस पर जो ब्याज निर्धारित करते हैं, तो उस ब्याज के निर्धारण पर भी राज्य कर लेती थी। उसका मात्रा निर्धारित रहता था कि आपको इतना टैक्स देना है। अगर आपने इतना % पे पैसा दिया है, आप इतना ब्याज कमा रहे हैं, तो इस पर भी आपको टैक्स देना है। तो इसको कहा जाता था ब्याजी। नेक्स्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, विविध। विविध 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 कर आपकी जो पशु होती थी, आपके जो, जैसे हम लोग पालन करते हैं, गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, कुछ लोग गधा भी पालते हैं, ऊंट। तो उसको जब राज्य संरक्षण देता था कि उसकी चोरी ना हो, अपहरण ना हो, कोई हत्या ना कर दे, तो उसकी रक्षा के लिए, यानी पशुओं की सुरक्षा के लिए जो राज्य कर वसूला करता था, उस कर विशेष को विविध कहा जाता था। तो अगर आपसे आज वसूला जाए पशुओं की रक्षा के लिए कर, तो आप समझ लीजिएगा कि आपसे विविध टैक्स वसूला जा रहा है। आज अगर हमसे सरकार इस तरह का कोई टैक्स लेने की कोशिश करे तो हम लोग देंगे? नहीं देंगे, तुरंत से खड़े हो जाएंगे कि सरकार ही गिरा देंगे। नेक्स्ट है परिहीनक। परिहीनक, परिहीनक एक ऐसा कर था जब आपका पशु राज्य की भूमि को नुकसान पहुंचाए, राज्य की भूमि में लगे फसलों को नुकसान पहुंचाए, उसके बदले में दंड स्वरूप कर लिया जाता था। उसको कहा जाता था परिहीनक। यानी कि राज्य की भूमि को में पशुओं द्वारा जो नुकसान पहुंचाया गया है या नुकसान पहुंचाया जाता था, उससे जो टैक्स लिया जाता था, उसको कहा जाता था परिहीनक। गांव में आज भी देखेंगे हम लोग कि किसी का पशु खुल करके किसी दूसरे के गांव खेत में चले गया, लगी हुई फसल को नुकसान पहुंचा दिया, चर गया, तो जिसके खेत में जाता है वो क्या करता है, उस पशु को पकड़ करके लाता है और अपने द्वार पर बांध देता है, और जो पशु का मालिक है वो आता है, याचना करता है, क्षमा मांगता है और उसके एवज में नुकसान का भरपाई करता है। तो पहले राज्य भी वसूल करता था। राज्य का भी कोई भूमि है, फसल लगी हुई है और कोई किसी का पशु जाकर के अगर चर ले, नुकसान पहुंचा दे, तो परिहीनक टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट है सेना भक्तम। सेना भक्तम नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा कर जो सेना वसूल करती थी। कब वसूल करती थी? कि सेना जब किसी भी मिशन पर जाती थी, या कह सकते हैं कि सेना जब किसी भी तरह का, जब किसी युद्ध के मोर्चा पर जा रही हो, वैसी स्थिति में जब वो गांव से किसी गांव से गुजरती थी, तो गुजरने के दौरान
गांव वालों का ये कानूनी वैधानिक दायित्व तो बनता था कि सेना को भोजन के लिए अन्न और तेल वगैरह की व्यवस्था करे और दे। क्यों दे? क्योंकि वो युद्ध के लिए जा रहा था, राज्य की सुरक्षा के लिए जा रहा था, और राज्य की सुरक्षा यानी आपकी सुरक्षा के लिए जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में सेना भक्तम कर देना गांव का दायित्व होता था। क्या देता था? तो कोई भी जिन्स जिसके पास जो है वो मिल करके वो गांव सामूहिक रूप से सेना को देता था। नेक्स्ट है वास्तुक। वास्तुक, VASTUQ, वास्तुक। वास्तुक समझ लीजिए ये प्रॉपर्टी टैक्स था। आज भी हम लोग संपत्ति कर देते हैं। जैसे अपने पास कितनी प्रॉपर्टी है, अगर हम उस प्रॉपर्टी को किसी को दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भी उसको हमको सरकार को समय टैक्स देना पड़ता है। तो एक तरह से ये प्रॉपर्टी टैक्स था वास्तुक, जो उस समय लिया जाता था। एक है रज्जु सर्प, ये भी कर था। रज्जु सर्प, रज्जु का मतलब होता है रस्सी, सर्प का मतलब होता है सांप। तो यानी कि भूमि का जब माप किया जाता था, आपको सपोज अपना भूमि का माप कराना है, आपने राज्य से भूमि लिया है पट्टे पे, या किसी से अनुदान में लिया है भूमि, या आपके पूर्वजों की भूमि थी, आपके बीच में बंटवारा हो रहा है, तो आप भूमि का माप अवसर पर हमेशा कराते रहते हैं। तो उस भूमि के माप के बदले भी राज्य कर लिया करती थी, उसको रज्जु सर्प कहा जाता था। इसी तरह से मिलता जुलता एक और टर्म है चोर रज्जु, ये भी एक कर था। चोर रज्जु क्या था? तो एक तरह से चौकीदारी कर था। जैसे कि ब्रिटिश पीरियड में आप देखेंगे कि भारत में भी चौकीदारी कर के खिलाफ 1928 में जब 29 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो बिहार में चौकीदारी कर आंदोलन शुरू किया गया था कि हम चौकीदारी कर नहीं देंगे। तो जो गांव की चौकीदारी करता था या करवाया जाता था राज्य के द्वारा, ताकि किसी भी तरह का गांव को क्षति न हो, नुकसान न हो, उससे रक्षा करने के लिए चौकीदारों को उसके बदले में टैक्स देना पड़ता था। जो राज्य निर्धारित करता था उतना टैक्स उस गांव को देना पड़ता था। इसको कहा जाता था चोर रज्जु। नेक्स्ट है दर देया, यानी चोर रज्जु यानी चौकीदारी कर, सिंपल सा। नेक्स्ट है दर देया। दर देया एक तरह से आयात करता है। आज भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सरकार उन वस्तुओं पर अलग से कर लगाती थी जो बाहरी राज्यों से या बाहरी देशों से मंगाया जाता था। आयातित कर है। हर एक राज्य का अपना एक भौगोलिक सीमा होता है। जब किसी राज्य के निर्धारित भौगोलिक सीमा से परे जाकर के किसी दूसरे राज्य विशेष से जब किसी वस्तु को आयातित किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था, तो राज्य उस आयातित वस्तु पर उस व्यापारी से कर लिया करती थी। उसी को दर देय कहा जाता था, यानी कि इंपोर्ट टैक्स था, इंपोर्ट टैक्स। नेक्स्ट प्रविष्ठया। नेक्स्ट है प्रवेश्या, सॉरी प्रविष्ठया नहीं, प्रवेश्या। ये क्या था? ये भी आयात कर ही था, लेकिन आयातित वस्तुओं से व्यापारी को जो आय होता था आयातित वस्तु से, मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर नहीं था, हमने किसी दूसरे राज्य से मंगा करके इस राज्य में इसका व्यापार कर रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं, तो एक तो मंगाया तो उसका टैक्स दिया, जिसको हम लोग दर देय कहे। दूसरा, जब हम इसको बेचे और बेचने के बाद इस पर जो प्रॉफिट हुआ उसका टैक्स देते थे, उसी को कहा जाता था प्रवेश्या, यानी आयातित वस्तुओं के आय पर दिया जाने वाला कर था। अब समझ सकते हैं कि क्या किन किन चीजों पर हम टैक्स दिया करते थे। हम यानी कि हम लोग, हमारे जो एंसेस्टर थे उनकी बात करें, हमारे जो पूर्वज थे, और ये सारे के सारे कर हम विशेष करके मौर्यों के समय की बात कर रहे हैं, जब पूरे भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक का केंद्र बिहार हुआ करता था।
तो बिहार के हम भी हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे पूर्वज भी कभी ना कभी दिए ही होंगे। तो ये हुआ। नेक्स्ट है निष्क्रम्य। निष्कर्म्य, निष्क्रम्य एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट टैक्स था, निर्यात कर। जब किसी वस्तु को दूसरे जगह भेजते थे, निर्यात करते थे, तो उस पर भी राज्य एक निर्धारित मात्रा में कर लिया करता था। इसको निष्क्रम्य कहा जाता था। नेक्स्ट है शुल्क। आज भी शुल्क शब्द का प्रयोग इकोनॉमी में किया जाता है। शुल्क जो जिस उद्देश्य से या जिस भावना से आज प्रयोग किया जाता है, उसी भावना से उस समय भी किया जाता था। यानी कि शुल्क का मतलब है सीमा शुल्क। जब किसी राज्य के एक सीमा से दूसरे सीमा में किसी वस्तुओं को लाया और ले जाया जाता था, लाया जाता था और पहुंचाया जाता था, तो बाउंड्री क्रॉस करता था जैसे ही राज्य, तो वो राज्य अपना सीमा शुल्क वसूलता था। ए राज्य से बी राज्य में जब वस्तु आता है तो बी राज्य अपने सीमा का शुल्क लेता था कि आप हमारे सीमा में आए हैं, तो उसका शुल्क ये आज भी होता है। आज भी राज्य या सरकारें शुल्क लेती है। नेक्स्ट है वाहिर कादेय। वाहिर VAHIR, वाहिर कादेय, KADEY, वाहिर कादेय। ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो बहुत ही अमीर लोग थे, जो बहुत जैसे आज के समय में गिने चुने कुछ ही लोग अमीर हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी वगैरह वगैरह जो भी है, उस तरह के लोगों से लिया जाने वाला अतिरिक्त कर था या एक्स्ट्रा टैक्स था। जब जिनके पास संपत्ति और आय बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उनसे लिया जाने वाला एक तरह का अतिरिक्त कर था। तो स्वाभाविक है किस उद्देश्य से लिया जाता था। आज भी हम लोग देखते हैं कि आज भी हम लोग सेस दिया करते हैं। अतिरिक्त कर समय समय पर सरकार लिया करती है, जैसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए, शिक्षा के विकास के लिए सेज लगाती है। तो उसी तरह से ये एक तरह के अतिरिक्त कर था जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए सबसे धनी मनी, समाज के सबसे धनी मनी लोगों से वसूल किया जाता था। वहिर कादेय। नेक्स्ट है पौतौ। पौतौ, POUTAV, पौतौ। पौतौ क्या था? तो माप तोल के जितने भी साधन हुआ करते थे, जैसे तराजू हुआ, स्केल हुआ, रस्सी हुआ, जैसे वजन नापने के लिए, लंबाई चौड़ाई नापने के लिए जितने भी मेजरमेंट के स्केल हुआ करते थे, माप तोल के जितने भी साधन हुआ करते थे, राज्य उसका प्रमाणीकरण करता था कि हाँ ये सही है, ये नहीं है। 1 किलो का मतलब है कि 1000 ग्राम होना चाहिए, तो 1000 ग्राम है तो उसके राज्य अप्रूव करता था। तो उसके बदले भी राज्य यानी कि प्रमाणित करने के लिए माप तोल को जो टैक्स लिया जाता था उसको पौतौ कहा जाता था। नेक्स्ट है द्वार। द्वार आप देखेंगे कि प्राचीन काल के जितने भी नगर हुआ करते थे, नगर में प्रवेश के लिए गेट बना होता था। तो द्वार, जब कोई व्यक्ति किसी नगर में प्रवेश करता था तो उस द्वार पर टैक्स देता था पहले कि हम नगर में जा रहे हैं। तो उसके बदले में, उस प्रवेश के बदले में जो उसको टैक्स देना पड़ता था उसको द्वार कहा जाता था। यानी द्वार से मतलब यहाँ यह है कि नगर द्वार। तो नगर के द्वार में प्रवेश करने के लिए, ऐसा नहीं आज क्या है कि आज हम कहीं भी किसी भी नगर में सीधे चले जाते हैं, मुंह उठा करके चले जाते हैं, कोई हमसे पूछने वाला टोकने वाला नहीं होता है। लेकिन जिस आज से 2300 सालों की पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय नगर में प्रवेश के लिए द्वार कर देना होता था। कर देने के बाद ही आप नगर में प्रवेश कर सकते थे। तो ये होता था द्वार कर। नेक्स्ट है तारदेय। तारदेय एक तरह से पुल को पार करने पर दिया जाने वाला कर था। राज्य जो पुल निर्मित करता था, जैसे आज हम लोग ब्रिज जो देखते हैं, बड़े बड़े ब्रिज, उन ब्रिजों को पार करने के लिए भी टैक्स देना होता था। क्यों? क्योंकि ब्रिज उतना सामान्य था नहीं कि हर एक जगह ब्रिज बना होता था। तो जिनको लंबे रास्ते होकर के घूम करके किसी जगह पर जाना है,
उससे बचने के लिए क्या करता था कि राज्य द्वारा निर्मित पुलों का उपयोग करता था और उस पर अपने परिवहन के साधन जो भी होता था, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या कुछ भी, उसके माध्यम से उस नदी को क्रॉस कर लेता था। लेकिन उसके बदले भी उसको कर देना पड़ता था। इसी को कहा जाता था तार देय, यानी कि पुल का उपयोग करने या पुल की सेवा का प्रयोग करने के बदले में जो कर दिया जाता था उसको तार देय कहा जाता था। नेक्स्ट है सेतु। सेतु का मतलब होता है बांध या पुल, लेकिन यहाँ पे सेतु एक कर है और ये कर है फल फूल सब्जियों पर लिया जाने वाला कर। आज अगर आपसे फल फूल सब्जी पर टैक्स लिया जाएगा तो आप छाती पीट पीट करके बखेड़ा खड़ा कर देंगे और कसम खा लेंगे कि अब की बार इस सरकार को गिरा करके ही रखेंगे। लेकिन लोग उस समय भी फल फूलों पर कर दिया करते थे। स्वाभाविक सी बात है कि ये बहुत कम ही लोग या बहुत जो मिडिल क्लास के लोग होंगे वो इसका प्रयोग करते होंगे, इस कर को डेली दिया करते होंगे, क्योंकि डेली फल फूल का यूज करना है तो ये, और अगर डेली देना है तो स्वाभाविक है कि इसका दर भी बहुत कम होगा। तो इसका कीमत का 1 से 2% निर्धारित होता था सेतु कर, जो फल फूल का उपयोग पर या प्रयोग पर दिया जाता था राज्य को। नेक्स्ट है वर्तनी, VARTANI, वर्तनी। जब कोई व्यापारी, आम नागरिक नहीं, जब कोई व्यापारी सड़क का, राज्य द्वारा निर्मित सड़कों का प्रयोग करता था तो उसके बदले में भी उसको टैक्स देना होता था। उसको कहा जाता था वर्तनी। आज भी हम रोड टैक्स जैसे टोल टैक्स देते हैं। राज्य जब हाईवे बनाती है तो जगह जगह पे नाका बना देती है और हम गाड़ी लेकर के जाते हैं तो उसके बदले में 50 रुपया 100 रुपया जो भी निर्धारित हो टैक्स देते हैं। आजकल तो कैश भी नहीं देना होता है। कार में वाहन में, बड़े बड़े वाहनों में फास्ट ट्रैक कार्ड लगा हुआ होता है जो रीड कर लेता है और रीड करके आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट कर लेता है। तो उस समय जो लगा होता है, जो दिया जाता था सड़क कर या पथ कर, इसको वर्तनी कहा जाता था। नेक्स्ट है मूसिका। मूसिका एक तरह से पैंडेमिक टैक्स था। जब महामारी फैलता था और उस समय विशेष करके प्लेग की महामारी फैला करती थी जो चूहों से होता है, तो जब राज्य में प्लेग का महामारी फैलता था तो उस महामारी को नियंत्रित करने के लिए राज्य को चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करनी होती थी, दवाओं की व्यवस्था करनी होती थी, पीड़ित व्यक्तियों का देखभाल करना होता था, उनका पुनर्वास करना होता था। उसके लिए राज्य को अतिरिक्त खर्च का वहन करना पड़ता था। तो इस खर्च का वहन करने के लिए भी टैक्स लिया जाता था। इसी को कहा जाता था मूसिका। यानी कि प्लेग के फैलने पर मूस से मूसिका बना है। मूस यानी चूहा, रैट। तो उस मूस से फैलने वाले बीमारी के लिए जब फैल जाता था उसको नियंत्रित करने के लिए ही ये कर दिया जाता था। नेक्स्ट है औपयानिक या उत्संग। औपयानिक या उत्संग, ये क्या है भाई? तो उत्संग शब्द से समझ लीजिए कि राज्य में जब किसी विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता था राज्य के द्वारा, किसी भी तरह का उत्सव, जैसे कोई प्रतियोगिता का, खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया गया, संगीत प्रतियोगिता का, या कोई राज्य किसी राज्य को विजित करके आता था तो उसके बदले में, तो विशेष उत्सव का जब आयोजन किया जाता था तो उस खर्चा की भरपाई भी राज्य अपने नागरिकों से लिया करती थी और उसके लिए वो एक अलग तरह का टैक्स लगाती थी जिसको औपयानिक या उत्संग कहा जाता था। तो अब आप समझ सकते हैं कि किन किन चीजों पर आप टैक्स देते रहे। अभी आगे बढ़िए, और भी रोचक है और भी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है भय प्रतिकार। भय प्रतिकार, भय प्रतिकार यानी कि भय से लड़ने के लिए जो आप कर देते थे। ये कर नहीं था एक तरह से। अब आप समझ लीजिए कि आज से हम 2300 साल पहले की बात कर रहे हैं, मौर्यों के समय में, और ये भय प्रतिकर क्या था? तो एक तरह से बीमा प्रीमियम था। जैसे आज हम लोग बीमा कराते हैं, टर्म्स बीमा, वस्तु बीमा,
तो कोई भी व्यापारी क्या करता था कि अपने वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पे, जब गुड्स को जब एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्टिंग करता था, भेजता था, तो कहीं बीच में लूटपाट ना हो जाए, छीन न जाए, या दुर्घटना की वजह से उस वस्तु का नुकसान ना हो जाए, तो उस पर उसको बीमा करवाना पड़ता था। तो ये मत समझिएगा कि बीमा का कॉन्सेप्ट यूरोप का दिया हुआ है या अमेरिका का दिया हुआ है। आपके यहाँ पहले से ही बीमा व्यवस्था था, और उसके बदले में व्यापारी प्रीमियम दिया करते थे, और ये बीमा कौन करता था? राज्य करता था। राज्य ही इसकी गारंटी लेता था कि आपकी वस्तु का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई चोरी नहीं होगा, कोई लूट नहीं होगा, कोई छीन नहीं सकता है। तो ये भय प्रतिकर एक तरह से व्यापारियों द्वारा दिया जाने वाला वस्तु बीमा का प्रीमियम था। नेक्स्ट है खरोष्ठा। खरोष्ठा 100 पशु प्रेताना। खरोष्ठा 100 पशु प्रेताना। ये एक ऐसा कर था कि जब कोई व्यक्ति अपने मरे हुए पशु जैसे घोड़ा, गधा, ऊंट, इन सब पशुओं को जब नगरों के किनारे या नगरों में फेंक देता था, तो उसके दंड स्वरूप उससे ये टैक्स वसूला जाता था। एक तरह से समझ लीजिए ये फाइन था। ये क्या था? फाइन। खरोष्ठा 100 पशु प्रेताना, यानी आपके पास घोड़ा है, ऊंट है, गधा है, या कुछ भी इस तरह के जो जानवर हैं, खच्चर हैं, आप क्या किए कि वो मरा और आप उसको नगरों में फेंक दिए। जैसे आज भी हम लोग करते हैं, किसी के पास पशु है उसको अपने पास से उठा करके कहीं पे ले जाके फेंक देता। अब उधर के आदमी समझे, उधर की सोसाइटी समझे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राज्य को इसकी जैसे ही पता चलती थी कि फलना का है, तो उसके बदले में वो जुर्माना लेता था और उसको देना पड़ता था। इसी को खरोष्ठा 100 प्रेताना कहा जाता था, पशु प्रेताना। नेक्स्ट है मर्जार स्वानुकूल प्रेताना। मर्जार स्वानुकूल प्रेताना, थोड़ा सा नाम लंबा है, अटपटा है, लेकिन आपको जान लेना चाहिए। ये क्या है? अगर आप कुत्ता, बिल्ली, नेवला आपका मर गया है, पालतू है, आपने रखा हुआ है, और मरने के बाद उसको अगर नगर में फेंक देते हैं, तो स्वाभाविक है कि नगर निगम जो होगी शहर की, उसको उठा करके उसका विधिवत डिकम्पोज करने के लिए रखेगी, या कहीं भी उसका अंत्येष्टि करेगी समझ लीजिए, या डिकम्पोज करवाएगी। तो उसके लिए राज्य को खर्च करना पड़ता था, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को या मानव संसाधन को, अपने कर्मचारी को लगाना पड़ता था। तो उसके बदले में भी राज्य आपसे कर लेती थी। आपके जो कुत्ता, बिल्ली, नेवला या जो इस तरह के छोटे जानवर हैं, आप अगर उसको कहीं भी फेंक देते हैं जैसे तैसे, तो राज्य उसके बदले दंड स्वरूप आपसे मर्जार स्वानुकूल प्रेताना कर लिया करती थी। नेक्स्ट है पंकोध कस्सानिरोध। पंकोध कस्सानिरोध, ये बड़ी रोचक कर है। ये कर क्या है कि राज्य में अगर आप राज्य के नगरों में या राज्य के गांवों में अगर आप गंदगी फैलाते हैं, तो उस गंदगी फैलाने के दंड स्वरूप राज्य आपसे कर लेती थी। इसी को कहा जाता था पंकोध कस्सानिरोध, यानी कि राज्य में आप कीचड़ फैलाए, गंदगी फैलाए, उसके दंड स्वरूप भी आपको कर देना पड़ता था। इसको कहा जाता था पंकोध कच्चायन। एक और कर होता था उदक भाग। उदक भाग याद रखिए, उदक भाग। उदक भाग, उदक भाग ये एक तरह का कृषकों के द्वारा, कृषक जब राज्य के सिंचाई संसाधनों का प्रयोग करते थे, कृत्रिम सिंचाई साधनों का प्रयोग जब राज्य का किसानों के द्वारा किया जाता था, तो वो अपने उपज का 1/3 से 1/5 हिस्सा राज्य को कर स्वरूप देते थे उस सिंचाई के साधन के प्रयोग के बदले में। तो ये भी एक कर था, उदक भाग, यानी कि कृत्रिम सिंचाई साधनों के प्रयोग के बदले में राज्य को दिया जाने वाला कर था। सामान्यतः किसी भी परीक्षा में जो कर पूछा जाता है, कौन कौन सा कर, अब वो बात कर लेते हैं। उदक भाग, दुर्ग, राष्ट्र, सीता, भाग, बलि, विष्ठि, कर, हिरण्य, प्रणय, पिंड कर,
पथिकर, विविध, सेना भक्तम, रज्जु सर्प, चोर रज्जु, दारदेय, शुल्क, पौतो, द्वार, तारदेय, सेतु, वर्तनी, ये इन चारों करों को पूछा जाता है। एक है प्रशून्य श्रेष्ठया, ये भी एक कर है, प्रशून्य श्रेष्ठया। तो ये क्या है? तो ये है कि गली मोहल्ले में जो आप कूड़ा करकट फेंकते थे, आज जैसे हम लोग घर का कूड़ा उठा करके गली में निकाल करके फेंक देते हैं, तो ये कर प्रशून्य श्रेष्ठया। गली मोहल्ले में जब आप कूड़ा फेंकते थे तो उसके बदले में आपको जुर्माना देना पड़ता था, उसको कहा जाता था प्रशून्य श्रेष्ठया। नेक्स्ट है उदक भाग। उदक भाग क्या होता था? तो उदक भाग शायद यहाँ बता चुके हैं, हाँ बता चुके हैं। उदक भाग एक सिंचाई कर था। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हम प्राचीन काल में कितने तरह का टैक्स दिया करते थे, और इन सारे टैक्सों का वर्णन, इन सारे फीसों का वर्णन बजाबते कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब हम और आप जो टैक्स देते हैं उससे असंतुष्ट होकर के राज्य के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। नहीं, इससे हमको सीख लेना चाहिए कि हम हमेशा राज्य को टैक्स देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जितना ज़्यादा राज्य को हम लोग टैक्स देंगे, हालांकि अभी के संदर्भ में हम लोग टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं और उसके बदले में सेवाएं हमें कम प्राप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि सरकारें भी इस जगेंगी और जितना हम टैक्स देते हैं उसके बदले में हमें भरपूर सेवा भी मिलेगी। थैंक यू।